हेलो एवरीवन, इस कहानी की शुरुआत होती है। कहानी शुरुआत करने से पहले जानू टू सब्सक्राइब करते जाना और साथ साथ लाइक से कमेंट भी कर दीन। ज्यादा टाइम नाउ वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काम पर भागते हुए मैंने एक माजदा कार के पीछे टक्कर मार दी। कार के पिछले हिस्से पर बड़ा सा गहरा धब्बा देखकर महिला ड्राइवर गुस्सा नहीं हुई। इसके बजाय उसने चिंतित होकर पूछा कि क्या मुझे चोट तो नहीं लगी। मैंने सोचा कि बस यही मामला खत्म हो जाएगा, पर अचानक उसी रात वह महिला अपने फ्रेटर्नल जुड़वा बच्चों के साथ मेरे घर आ गई। मैं समझा कि वो शायद किसी को जिम्मेवारी ठोकने और झूठे पिता बनने के लिए ढूंढ रही है, मगर सिस्टम ने कहा ये सच में मेरे बच्चे हैं। उस वक्त वह महिला घबराते हुए मेरी मदद करने लगी। मैं कुछ कह नहीं पाया, लेकिन उसे कुछ और बार देखो। किसी कारणवश मेरे सामने वाली औरत ने मुझे एक अजीब सी परिचितियत महसूस कराई। किसी वजह से वो इतनी जानी पहचानी लग रही थी। मुझे ऐसे टॉप क्लास देवी से इतने करीब आने का शायद ही कभी मौका मिलता हो, सिवाय पिछले साल की उस एक रात के जब कंपनी के सोशल इवेंट में सुंदर एग्जीक्यूटिव कानेन के साथ था। ये सोचते हुए उसका खूबसूरत चेहरा मेरे लिए दिन ब दिन ज्यादा परिचित होता गया। धीरे धीरे मेरी याद शक्ति में किसी शख्स की शक्ल के साथ मिलने लगा। खूबसूरत महिला, क्या मैं तुम्हें कहीं पहले देखा है? कराकी कोयुकी। सुंदर आंखें टिमटिमा रही थीं और वह बोलने जैसी मुंह खोल रही थी। तभी कार के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। कार की खिड़की से मैंने देखा कि पीछे की सीट पर दो शिशु पालने लगे हुए थे। अंदर दो गुलाबी मोटे छोटे बच्चे सो रहे थे, जो जैसे छोटे छोटे फरिश्तों की तरह खूबसूरती से तराशे गए हों। क्या ये तुम्हारे बच्चे हैं? एम ने पूछा। ये मेरे बच्चे हैं। ये फ्रेटर्नल जुड़वा हैं। क्या ये प्यारे नहीं हैं? कराकी कोयुकी ने कहा, फिर कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई, पीछे मुड़ते हुए शोर मचता हुआ। ऐसा लग रहा था कि वह बच्चों का ध्यान रख रही थी। मुझे अजीब सा लगा। वो औरत शायद वही थी जिसके साथ मैं उस रात था, लेकिन अब वो पहले से माँ और पत्नी बन चुकी थी। बच्चों की देखभाल के बाद कराकी कोयुकी ने आराम से पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैंने टालने के लिए बहाना बनाया। मैं बस कंपनी जा रहा था। मौसम इतना गर्म था कि बीच रास्ते में मुझे चक्कर आ गया। चढ़ जाओ, मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ। रास्ते में है तो तुम्हें छोड़ भी सकती हूँ। कराकी कोयुकी ने एक ऐसी मुस्कान दी जो दिलों को हिला सकती थी। मुझे हाँ करते देख, मतलब वो और भी खुश दिखी। पिछली सीट की तरफ इशारा करते हुए बोली, क्या तुम पीछे बैठ के मेरे लिए इन दो छोटे बच्चों पर नजर रखोगे? मैं म्यूजिक मान गया। कार में बैठते ही मैं दोनों बच्चों के बिल्कुल पास बैठ गया। कराकी कोयुकी रियर व्यू मिरर से मेरी शक्ल देख रही थी। उसने अपने लाल होंठ धीरे से सिकोड़ते हुए उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठीं। तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास इतने प्यारे जुड़वा हैं। वो बिल्कुल छोटे फरिश्तों जैसे हैं। मैं एक उंगली आगे बढ़ाकर छेड़ने लगा। नवजात बच्चे। दोनों नन्हे मुन्ने ने इसे जोर से पकड़ लिया, मुलायम कूकू कूकू की आवाजें करते हुए। इन दो नन्हे फरिश्तों को देखकर मेरा दिल ऑलमोस्ट पिघल गया। होस्ट ने जैविक फ्रेटर्नल ट्विंस को छुआ। माध्यम सक्रिय हुआ। सिस्टम लोडिंग पूरा। अचानक मीठी आवाज ने मुझे चौंका दिया। होस्ट, कृपया नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनें। विकल्प ए, बच्चों के नाम रखें। इनाम 2 मिलियन येन नकद। विकल्प बी, बच्चों की मां कराकी कोयुकी से शादी करें। इनाम, कंपनी जिसकी मार्केट वैल्यू 100 मिलियन है। विकल्प सी, मां कराकी कोयुकी के साथ बहुत ही करीब से जुड़ना। फिर इनाम ए, रात में 10 बार शारीरिक ताकत। मैंने असल में एक गोल्डन फिंगर चीट मिला था और मैं सच में इन प्यारे जुड़वा बच्चों का जैविक पिता था। तो उस रात कोई सपना नहीं था, सब कुछ असली था। मैंने बच्चों को देखा, फिर कराकी कोयुकी को। सिर्फ बच्चे ही चुनाव करते हैं। मैं सबको चाहता हूं। मैं तीनों चुनता हूं, ए, बी और सी। होस्ट को बहुविकल्पी प्रश्न के लिए बधाई। 3 टास्क लाइनें बनी हैं। विकल्प ए को 10 के अंदर पूरा करना होगा। मिनटों में। पूरा होते ही इनाम कानूनी तौर पर आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। विकल्प बी, समय सीमा 1 साल। होस्ट, कृपया इसे जल्दी से पूरा करें। विकल्प सी, समय सीमा 1 साल। होस्ट, कृपया इसे जल्दी से पूरा करें। कई बार नोटिफिकेशन की आवाजें आईं। मैं आखिरकार एक बार सांस छोड़ पाया। लगता है कि सिस्टम में एक से ज्यादा विकल्प चुनने की सुविधा कोई गड़बड़ी नहीं थी। इतनी प्यारी जुड़वा के साथ खूबसूरत कराकी कोयुकी। बस इसका सोचकर ही मैं बहुत उत्साहित हो गया। फिलहाल मैं बच्चों का नाम रखने वाला हूं, लेकिन मैं था थोड़ा परेशानी हुई। बाहर से मैं अभी भी एक अनजान था। क्या सही? क्या मुझे बच्चों के नाम रखने थे? कड़की, मैंने कहा, फिर तुरंत महसूस करके अपना तरीका बदल लिया। इतने प्यारे बच्चे हैं, उनके नाम क्या हैं? ये सुनते ही काकी का नाजुक बदन थोड़ा कांप गया और उसके खूबसूरत चेहरे पर एक हैरान सी नजर आई। उनके नाम अभी तक नहीं हैं। क्योंकि तुम्हें ये इतने पसंद हैं, तो तुम ही क्यों नहीं उनके नाम रखते? मैंने दोनों नन्हे नाकों को सहलाते हुए उत्साह से कहा। लड़के का नाम होगा नीले बादलों की ऊंचाई छूने की महत्वाकांक्षा।
लड़की का नाम होगा तोमोमी, बुद्धिमानी जो तितली की तरह नाचती हो। तुम्हें कैसा लगा? कराकी कोयुकी की नजरें जटिल थीं। रियरव्यू मिरर से वो मुझे बच्चों के साथ खेलते देख रही थी और धीरे से ये दोनों नाम दोहरा रही थी। कितना प्यारा और काव्यात्मक है। ये आदमी तो बड़ा रोमांटिक है। बस ये सोच रही थी कि इन दोनों नन्हे फरिश्तों के सरनेम क्या होंगे। मैं दिखावा करते हुए ये सब सोच रही थी, लेकिन असल में उनका भी तुम्हारे जैसा ही सरनेम है। उनका सरनेम भी कैनू है, कराकी कोयुकी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसके मन में वो पागलपन याद आ गया जो उस रात दोनों के नशे में हुए थे। तब वो बेताबी से उसके इशारों को स्वीकार कर रही थी जब तक कि पूरी तरह हारा हुआ महसूस न हो। अनजाने में उसका गोरा चेहरा लाल हो गया। मेरा दिल एकदम तेज धड़कने लगा। वो बस इतनी खूबसूरत थी। मैं जल्दी से अपना ध्यान हटाकर उन दो प्यारे छोटे गुड़ियों के साथ खेलने लगा। दोनों बच्चों की आंखें मचल उठीं और वो हंसी ठिठोली करने लगे। होस्ट ने जैविक फ्रैटर्नल जुड़वा बच्चों को 10 मिनट के भीतर पहचान लिया। 20 लाख का इनाम कानूनी माध्यम से होस्ट के नाम पर ट्रांसफर हो चुका था। मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मैं झट से उसे निकाल के देखने लगा और तुरंत खुश होकर झूम उठा। 1 2 3 4 5 100 1000 10,000। इतनी लंबी नंबर की स्ट्रिंग देखकर मेरी सांस तेज हो गई। मेरी हलचल सुनकर कराकी कोयुकी घबरा गई और फिक्रमंद होकर पूछी, कोशिन तुम ठीक हो? मैंने जल्दी से हाथ हिला के बताया, मैं ठीक हूँ। बस इन दो नन्हे बच्चों की क्यूटनेस देखकर मैं तो बस आश्चर्यचकित रह गया। खूबसूरत औरत, आपका नाम क्या है? क्या आप बच्चों को अकेले ही पाल रही हो? उनके पिता कहाँ हैं? सच मुझे पता था, लेकिन दिखावा करने के लिए मुझे ये रोल निभाना पड़ा। कि क्या उसने बच्चों के लिए कोई नया पिता ढूंढ लिया है, ये तो मुझे सबसे ज्यादा क्लियर करना था। मेरा नाम कराकी कोयुकी है। बच्चों के पिता अभी बिजनेस में दूर हैं। फिलहाल मैं ही बच्चों को अकेले ही पाल रही हूँ। कराकी कोयुकी की नजर थोड़ी धुंधली हो गई। वह सच में चाहती थी कि मुझे बता दिया कि मैं पिता था, लेकिन वो ये कैसे कहे ये नहीं जानती थी। उस पागलपन वाली रात जैसे कोई सपना था। बाद में जब उसने पता किया तो उसे मालूम चला कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है। वो मेरी मोहब्बत को खराब नहीं करना चाहती थी। वो बातें सुनकर मैं खुद को थोड़ा निराश महसूस करने से रोक नहीं पाया। तो वो देवी पहले से ही किसी की बीवी थी। कनुशिन, आपकी कंपनी यही है? कराकी क्योंकि ने कार को किनारे लगाते हुए कहा। मैंने दिल ही दिल में सांस ली। हमारे साथ बिताया हुआ जो वक्त था वो बहुत कम था। कार जाते देखकर मुझे छोड़ने का मन नहीं हुआ। मुझे उसके और बच्चों का जो कुछ भी बकाया था उसे चुकाने का मौका ढूंढना था। ऑफिस वापस आते ही जैसे ही मैं बैठा, मेरा साथी और दोस्त चिन अकीरा पास आ गया। वो सुपरवाइजर अकी का पोता बहुत गुस्से में था क्योंकि मैं यहाँ नहीं था। उसने मेरी गैरहाजिरी दर्ज कर दी है और 3 दिन की सैलरी कटौती करने जा रहा है। ये सुनकर मेरा गुस्सा फूट पड़ा। जब मैंने आज सुबह ओगी से छुट्टी मांगी थी तो वो बूढ़ा आदमी बिल्कुल राजी नहीं था। अब दोपहर में देर से आने की वजह से उसे मेरी गैरमौजूदगी जैसा लग रहा है और 3 दिन की सैलरी एकदम कटेगी। पहले तो मैं हिम्मत नहीं करता था लड़ने की क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे और जिंदगी की समस्याओं का सामना कर रहा था। लेकिन अब जब मेरे बैंक खाते में 20 लाख रखे हैं तो मुझे उजी की बकवास सहने की जरूरत नहीं रही। ये सोचते हुए मैं बिना कोई भाव दिखाए सुपरवाइजर के ऑफिस में गया और उकी तीशी के सामने सीधे बैठ गया। तुम बिना खटखटाए सुपरवाइजर के ऑफिस में घुसे और मैंने तुम्हें बैठने के लिए कहा था क्या? तुम्हें नियम कानून का कोई अंदाजा है? मुझे अपने ऊपर वाले के तौर पर कोई इज्जत है तुम्हें? अरे तीशी! मेज पे जोर जोर से ताबड़तोड़ हाथ पटकते रहे। सुपरवाइजर उकी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? शोर सुनते ही एक शख्स ऑफिस में दाखिल हुआ। नए आने वाले को देखकर उकी तीशी जल्दी से खड़े होकर उसका स्वागत किया। मैनेजर हयाशी, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। मैं आपको बता दूं, ये कुशिन बिल्कुल अनुशासनहीन है। ना तो उसने छुट्टी मांगी, ना पूरे दिन ऑफिस आया, जिससे काम की गजब की दक्षता प्रभावित हुई है और बाकी कर्मचारियों के लिए बुरा उदाहरण बन गया है। मेरा सुझाव है कि हम उसे निकाल दें फौरन। ये बूढ़ा बंदा 40 के आसपास था, लेकिन बातों से परेशान करना बंद ही नहीं करता था। वो बार बार परेशान करने की कोशिश करता रहा। मैं भी अब और सहन नहीं कर पाया। जब मैं पहली बार कंपनी में आया था तो ये बूढ़ा बंदा उई टीशी कई बार इशारा कर चुका था कि मेरी इंटर्नशिप पास होगी या नहीं, ये सब उसके हाथ में है। मतलब साफ था, मुझे उसको लालच देना पड़ेगा। नौकरी बन जाए, इसलिए मैंने उसे 5,000 येन रिश्वत दी थी। बाद में जब उगी टीशी ने विभाग वालों को बाहर पार्टी पर ले गया तो करकी कोयुकी का विभाग गाना पीलना शुरू कर दिया और हर मोड़ पर मुझे परेशान करने लगा। लेकिन अब मैं साफ साफ कह रहा था, उगी तीशी, जो तुम भी बोलते हो उसकी कानूनी जिम्मेदारी तुम्हारी है, खासकर झूठा केस बनाने वाली बातों की। इसलिए बोलने से पहले अच्छे से सोच लो। क्या मतलब? क्या तुम कह रहे हो मैं तुम्हारे खिलाफ झूठा मामला बना रहा हूं? उगी तीशी ने नाराजगी से कहा और हई टेप गन पकड़ ली।
मैनेजर हयाशी, देखो यह बच्चा क्या बोल रहा है। मैं थोड़ी डांटता हूं और वो सीधे मेरे सामने मुझे गाली देने की हिम्मत करता है। तुम्हें न्याय होते देखना होगा। इस कानूशिन को नौकरी से निकालना ही पड़ेगा। ओतेसी मुझसे दांत पीस रहा था। 1 साल पहले मैं एक नौसिखिया था। उसे कई बार इशारा करना पड़ा, तभी मैं मन ही मन रिश्वत दे पाया। बाद में कराकी कोलुकी के साथ जो सामाजिक कार्यक्रम उसने रखा था, उसने कई बार देवी की जयकार लगाई और सीक्रेटली उसे नशीला पदार्थ भी दे दिया। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि पकड़ा हुआ बत्तख उड़ जाएगा और उस पर जैसे मेरा जैसे हरे भरे बच्चे को फायदा मिलेगा। आज उसने आखिरकार मुझे तंग करने का मौका पा लिया। कैसे हो सकता है? उसने छोड़ दिया। मैं खड़ा हुआ और नीचे उसे देखकर इशारा किया कि कारिंदों को पैसे दें और कंपनी के अधिकार का इस्तेमाल रिश्वत लेने के लिए करें, क्योंकि रकम काफी बड़ी थी। तुम्हें लगता है तुम्हें जेल हो जाएगी? बकवास बंद करो। उगी तीशी तुरंत घबरा गया। आज ये लड़का इतना ज्यादा दबंग क्यों था? फिर इसे देखो। मैंने वीचैट खोला और उन चैट रिकॉर्ड्स तक स्क्रॉल किया जहां उगी तीशी ने पहले मुझसे पैसे भेजने का इशारा किया था। मैनेजर हयाशी भी झुका, उसका चेहरा पढ़ते पढ़ते और अधिक काला हो गया। सुपरिवेक्षक, उकी यहाँ असल में चल क्या रहा है, पूरे बार में बताओ ना। मैनेजर हयाशी, ये सब इस बच्चे ने गढ़ा है। वो मेरी बदनामी कर रहा है। उकी तीशी को मरकतू जोकर की तरह उछलते देखकर मैंने और दबाव बढ़ा दिया। वैसे पार्टनर्स से कमीशन लेना और कंपनी के हितों को गंभीर नुकसान पहुंचाना किस तरह का जुर्म है? तुमने सच में मुझे निराश कर दिया। इतना पक्का सबूत देखकर हयाशी टीकुन का चेहरा फीका पड़ गया। उन्होंने सुपरवाइजर उजी तीशी के खिलाफ सख्त जांच का सार्वजनिक ऐलान किया। गैरकानूनी कामों को अगर जरूरी हो तो पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए ताकि क्राई से सजा मिल सके। उगी तीशी के पैर डर से कमजोर हो गए और वो जमीन पर गिर पड़ा। मैनेजर हयाशी ने मुझे गहराई से देखा, उनकी आंखों में कद्र की चमक थी। यंकानू, तुम कंपनी में कब से हो? लगभग 1 साल हो गया। मुझे पता नहीं था कि मैनेजर हयाशी मुझसे क्या चाहते हैं। अगर वो मुझे निकालना चाहते थे तो कोई बड़ी बात नहीं थी। महीना का 5,000 रुपए वेतन और हर दिन मूर्ख बनने का खेल खेलना, मेरे पास कोई चारा नहीं था। लेकिन अब हालात बदल गए थे। हयाशी तेहू मुस्कुराते हुए बोले, थोड़ा अलग है। पूरे साल आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, इसलिए कंपनी ने फैसला किया है कि आपको वियांग मीडिया के साथ मिलकर काम करना है। अगर इस बार सहयोग सफल रहा तो आप सीधे उकी तीशी की जगह ले सकते हैं। अगर मुझे सही याद है तो वियांग मीडिया कराकी कोलुकी की मीडिया कंपनी है। वाकई में उकी और वियांग के इवेंट में हिस्सा लेने के चलते ही मेरा कराकी कोलुकी के साथ वो एक रात का रिश्ता हुआ था। सोच रहा था। इस पर मेरे होंठ के कोने पर अनायास ही एक मुस्कुराहट छा गई। मैनेजर हयाशी, चिंता मत कीजिए, मैं आपको जरूर निराश नहीं करूंगा। मैनेजर हयाशी ने सराहना भरी मुस्कुराहट दी, शांत और संभाले हुए, इस बात को जानते हुए कि उन्हें प्रमोशन और वेतन वृद्धि का मौका मिलने वाला है, बिना कोई घमंड दिखाए। वो एक अच्छा उम्मीदवार है। अपने वर्क स्टेशन पर लौटते हुए मैंने वोंगांग ग्रुप की जानकारी इकट्ठा करने का प्लान बनाया। पीछे से एक तंज कसा हुआ आवाज आई, केनुशिन, क्या तुम अपनी चीजें बंद कर बेइज्जती के साथ जाने वाले नहीं हो? मैं मुड़ा और देखा तो वो रिमाकिन था। यह वो आदमी अक्सर उकी टीशी की तारीफ किया करता था और जब भी मौका मिलता मुझसे छेड़ता था। शायद जब उकी टीशी को दंड दिया जा रहा था वो वहां नहीं था। अब आकर मुझे भड़काने लगा। क्या उसे लगता है कि मैनेजर हयाशी ने मुझे ऑफिस बुलाया था मुझे निकालने के लिए? मुझे उससे बतियाने का मन ही नहीं था। कुशियन, तो ये तुम्हारा खेल है। चुपचाप वांग ग्रुप की जानकारी इकट्ठा कर रही हो और फिर मैनेजर हयाशी से वो साझेदारी अपने नाम करानी चाहती हो। सुपरवाइजर उगी ने पिछली बार मुझसे वादा किया था कि ये प्रोजेक्ट मुझे दिया जाएगा। लगता है आखिरकार हमारी कंपनी का असली बॉस ओई टीशी ही है। मैनेजर हयाशी उसके पीछे खड़ा था, हाथ मुट्ठियां बांधे गुस्से में। अभी अभी उकी के साथ हुई घटना और ये बातचीत, कंपनी की परेशानियां साफ होती जा रही थीं। रीमैक्स डर के मारे ऑलमोस्ट लड़खड़ा गया। काफी देर तक हकलाते हुए एक भी पूरा वाक्य नहीं बोल पाया। मैं आधिकारिक तौर पर वोंग सीन ग्रुप का प्रोजेक्ट कुशिन को सौंप रहा हूं। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो सीधे मेरे ऑफिस आओ, हयाशी टाकेन ने कहा। रेमिक ने कड़क नजरें गड़ाई और ठंडी आवाज में कहा, मेरे ऑफिस आओ। एमिक गया और मैनेजर हयाशी के साथ छोड़ दिया, जिससे वातावरण कहीं ज्यादा ताजगी भरा लगने लगा। मैंने जल्दी से कोलेबोरेशन प्रोजेक्ट के मटेरियल्स व्यवस्थित किए। म्यूजिक, मैंने टैक्सी पकड़ी और सीधे वोंगशांग मीडिया पहुंच गया। मैं पूरी तरह तैयार था और ये प्रोजेक्ट प्रैक्टिकली दोनों के लिए फायदे वाला था। वोंगशांग मीडिया के मना करने का कोई कारण ही नहीं था। मेरी मौजूदगी का पता चलते ही सामने वाले ने खास तौर पर किसी को नीचे भेजा मुझे स्वागत करने के लिए। मैनेजर कानू वाकई में जवान निकले? बिल्कुल भी नहीं। असली दम तो मैनेजर का में है। हम नौजवान तभी आगे बढ़ पाते हैं जब हमारे जैसे आदर्श सामने हो। थोड़ी सी तारीफ ने कन के रवैये को मेरे प्रति काफी उत्साही बना दिया।
कॉन्फ्रेंस रूम में मैंने तैयार किए गए मटेरियल और पीपीटी निकाले और आधे घंटे से ज्यादा समय तक प्रोजेक्ट के मुनाफे का गहराई से विश्लेषण किया। मैनेजर का, अगर आप हमारी कंपनी पर भरोसा करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि ये प्रोजेक्ट मुनाफा जरूर 2 गुना कर देगा। 1.5 गुना। सब जानते थे कि मुनाफा कितनी बार बढ़ेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। 1.5 गुना तो असल में एक कम आकलन था। इसलिए कान ने बिना कोई बात किए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। उसने यहां तक कि खुद किसी को भेजा कि मेरी नीचे तक एस्कॉर्ट करे। जैसे ही मैं एक मोड़ पर मुड़ा, एक छोटी सी काया सीधे मेरी बाहों में आ जा टकराई। चमेली की हल्की खुशबू नाक तक आई। लड़की का चेहरा देखते ही मेरा दिल धड़क उठा। कोयुकी सॉरी, माफ करना। कराकी कोयुकी बिखरे हुए दस्तावेज उठा रही थी। फर्श पर गिरते ही वो डर के मारे हिरन की तरह झट से वहां से भाग गई। मैं होश संभाल पाता उस गार्डिनिया की हल्की सी खुशबू हवा के साथ और दूर चल गई। भाई कनो, क्या तुम्हें सिस्टर कराकी के बारे में पता है? कान का छोटा असिस्टेंट उत्सुकता से अपना सिर बाहर निकाला। मिस्टर कराकी को इन दिनों बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। न सिर्फ उसकी सैलरी और पद से कटौती हुई क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, बल्कि सुना है अब वो अकेले ही 2 बच्चों की परवरिश कर रही है। मुझे नहीं पता कि कौन सा कमीना इतना गैर जिम्मेदार है। उसकी गुस्से भरी नजर देखकर मुझे लगा बहुत बेचैनी हो रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा मैं कराकी कोयुकी के प्रति अपराध बोध महसूस कर रहा था। पता चला कि पिछले 1 साल में उसने कितनी मुश्किलें झेली हैं। मेरी जो उसे और बाकी दोनों को देनदारी है, मैं सच में कभी भी उसे चुका नहीं सकता, चाहे मैं कुछ भी कर लूं। टाइम चेक किया तो पता चला कि कराकी कोयुकी के काम खत्म होने में अभी आधा घंटे का वक्त था। मैंने सोचा कि मैं मुख्य द्वार के बाहर इंतजार करूं। अगर मैं कराकी कोयुकी का पीछा कर पाऊं और देख सकूं कि वो कहां रहती है, फिर उसके पास कोई जगह किराए पर ले लूं, तो मैं उसे और उसके 2 बच्चों को बेहतर तरीके से सुरक्षित रख सकूंगा। ओह, कोशिन यहाँ क्या कर रहा है? मेरी पीठ पीछे एक मजाक भरी आवाज आई। मैं मुड़ा तो देखा 2 दबंग कुत्ते मेरे सामने खड़े थे। मेरा मूड तुरंत खराब हो गया। शुइफी जानबूझकर व्यू मैनो के कंधे से चिपकी हुई थी, उसके हाथ से पकड़ी हुई। व्यू मैनो ने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा, उसकी आंखों में धा थी। लेकिन मैं गुस्सा दिखाने की बजाय उन्हें तमीज से घूरता रहा। ये अंदाज उन्हें खासा नागवार गुजरा। मैं आज खास तौर पर फीफी को लेकर आया था। डायरेक्टर ल्यू के नए ड्रामे के लिए लीड अभिनेत्री का ऑडिशन। फीफी ने मुझे बताया कि जब वो तुम्हारे साथ थी तो उसे बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी। तुमने वो खबर सुनी भी नहीं होगी और जानबूझकर यहीं उसका इंतजार किया, है ना? मैं तुम्हें बता रहा हूं, फीफी अब मेरी है। अपनी जगह संभालो। फिर शू फीफी की मीठी आवाज फिर से गूंज उठी। मुझे तो अंधा होना चाहिए था जो पहले उसे पसंद करता था। खुशकिस्मती से अब मैंने तुम्हें पा लिया है। बोलते हुए वो रियू मीनो के खिलाफ और करीब आ गई। फिर उसने मुझे घृणा भरी नजरों से देखा। पहले हम साथ थे, पर कोई बात नहीं। लेकिन अब तो हम अलग हो गए हैं। प्लीज ज्यादा तंगी मत करो। अगली बार अगर इतनी बेहयाई करोगी तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह गया था। शुइफी, मैंने तुम्हारे साथ इसलिए झगड़ा नहीं किया क्योंकि तुम औरत हो। ऐसा मत समझो कि मुझे सच में तुम्हारी परवाह है। जब हम स्टूडेंट थे, मुझे नहीं पता कौन ज्यादा टंगा रहता था, जो मेरे साथ रहने पे जिद करता था। तुम्हारा अभी का हाल जब तुम रियू उनके जूते चाट रही हो वैसे ही है जैसे तुमने मेरे जूते चाटे थे उस वक्त। शुइफी का चेहरा फफक। ये तुम वो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतने नेक हो? मैं तुम्हारा इंतजार करने यहां नहीं आई हूं। शुइफी की आवाज गुस्से में कांप उठी। मेरे लिए नहीं? तो फिर यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें तो उस बेकार वाली कंपनी ने निकाल दिया होगा और यहां नौकरी ढूंढने आए हो, है ना? मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बेहाल हो जाओगे। मेरे अंकल यहां एक सीनियर अधिकारी हैं। अगर तुम मेरे और फिफी के सामने घुटने टेक कर माफी मांगोगे तो शायद मेरा अंकल तुम्हारे लिए सफाई का काम लगवा दे। मो, तुम कितने जल्दी हो? ये हार मॉपर है हमारा। आखिरकार तो एक क्लासमेट ही है। सफाई का काम उसके बस की बात नहीं है। शू फिफी ने रयूमो को खींचते हुए कहा, मेरी तो ये भी नहीं लगती कि वो सफाई का काम भी कर पाएगा। अरे कंपनी का सीनियर एग्जीक्यूटिव गेज ने तुम्हें इतना घमंडी बना दिया है। शुइफी चिल्लाई, क्या मतलब है तुम्हारा? अपने आप को कौन समझते हो? जैसे ही वह बोलना खत्म कर रही थी, पहले वाली जवान असिस्टेंट तेजी से बाहर आई। मुझसे बहुत ही ईमानदारी से देखकर बोली, मैं आपको बताना ऑलमोस्ट भूल ही गई थी। हमारे मैनेजर का आपको इस शनिवार कंपनी की सेलिब्रेशन में बुलाना चाहते हैं। कृपया जरूर आइएगा। शिरकत का सम्मान है। मैं शांतिपूर्वक सिर हिलाया, सहायक के हाथ से निमंत्रण लिया और शुइफी को एक भौं उड़ाकर देखा। 1 मिनट रुको। रियो मैन ने शक से भरे सहायक को रोक दिया। मुझे याद है कि वांगचियांग मीडिया समारोह बाहरी लोगों के लिए नहीं है। वो किस आधार पर जाएगा? मैनेजर कैनू हमारी कंपनी का पार्टनर है और सम्मानित मेहमान है। स्वाभाविक रूप से उसके जाने का हक है। ऊपर से ये तो बॉस का निजी निमंत्रण था। ये कहकर सहायक तुरंत वहां से चला गया, उस नाजुक माहौल को महसूस करते हुए।
शुईफी 2 सेकंड के लिए हिचकिचाई, उसके दांत गुस्से में बड़क बड़क हो रहे थे। तुम वोंग शियांग के साथ कैसे मिलीभगत कर सकते हो? हाँ, ये तुम्हारे बस की बात तो नहीं लगती। काम खत्म होने का वक्त गुजर चुका था और कराकी क्योंकि अभी भी बाहर नहीं निकला था। उनसे बात में और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं बिना मुड़े वहां से निकल गया। तभी सिस्टम की आवाज फिर से मेरे दिमाग में गूंजी, मेजबान ने सपोर्टिंग कैरेक्टर